नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आपको एक बात बताऊं कि लगातार कार्यस्थल पर यानी कि वर्किंग प्लेस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती चली जा रही है। एक दौर था जब महिलाएं चार दीवारी में कैद रहती थीं और घरेलू काम ही करने के लिए योग्य मानी जाती थीं। वर्तमान समय में दुनिया भर में भारत के साथ ही महिलाओं की भागीदारी कार्यस्थल पर बढ़ी है, लेकिन कार्यस्थल पर महिलाओं के आने के साथ ही कई तरह की समस्याएं भी बढ़ी हैं, जिसमें से एक है कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक शोषण, जिसे कहा जाता है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। 2013 में इसके लिए एक कानून बन गया है जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, जिसे हिंदी में कहा जाता है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण से संरक्षण कानून 2013। लेकिन इस कानून के आने के पहले भारत में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस जो है कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण से संरक्षण के लिए जारी थे या लागू किए गए थे। इन गाइडलाइंस को विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जाना जाता है। आज के इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं कि विशाखा गाइडलाइन क्या था और क्या था विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का मामला। बहुत रिनाउंड केस है। अगर आपने संविधान पढ़ा है या आप क्रिमिनल लॉ भी पढ़ते हैं तो विशाखा गाइडलाइन के बारे में बात निकल कर आती है। आइए लास्ट तक इस लेक्चर से जुड़िए, समझिए क्या था पूरा मामला, सुप्रीम कोर्ट के सामने कौन से प्रश्न थे और क्या काम की बातें गाइडलाइंस में निकल कर आई थी। तो इस मामले की शुरुआत भंवरी देवी नामक महिला के बलात्कार के साथ शुरू होती है। आपको बता दें कि राजस्थान में लगातार बाल विवाह हो रहे थे और बाल विवाहों को रोकने के लिए सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही थी। इसी योजना में भंवरी देवी नाम की एक महिला भी काम कर रही थी। 1992 में राजस्थान के ही किसी गाँव में एक छोटी बच्ची का विवाह हो रहा था, जिसे रुकवाने का काम भंवरी देवी द्वारा किया गया, लेकिन वह विवाह को रुकवाने में सफल नहीं हो पाई और उसे यह भी एहसास हुआ कि राजस्थान सरकार की पूरी व्यवस्था ही बाल विवाह को रोकने में असफल है। भंवरी देवी द्वारा किए गए बाल विवाह के रोकने के प्रयासों के विरोध में गांव द्वारा उसका बहिष्कार कर दिया गया और साथ ही उसके द्वारा यह आरोप भी लगाया गया था कि 5 लोगों द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया। भंवरी देवी के साथ बलात्कार होने के बाद एक केस दायर हुआ, लेकिन साक्ष्य के अभाव में 5 आरोपी बरी कर दिए गए। इस घटना के बाद ही राजस्थान के 5 एनजीओ ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया। यही पिटीशन विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के नाम से जाना जाता है। यह मामला भारतीय संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 21 के तहत दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की पीठ में जस्टिस JS वर्मा जो मुख्य न्यायाधीश थे, ऑनरेबल जस्टिस सुजाता V मनोहर और जस्टिस BN कृपाल, ये 3 जजेस की बेंच थी। मामले में जो मुख्य विधि के प्रश्न उठाए गए थे उनमें से एक था कि क्या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। दूसरा प्रश्न ये था कि क्या उपयुक्त घरेलू कानूनों के अभाव के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों को लागू किया जा सकता है। और उसके साथ ही एक सवाल ये भी था कि क्या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मद्देनजर अनिवार्य दिशा निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ऐसी घटना जो कार्यस्थल पर महिलाओं का सेक्सुअल हरासमेंट या यौन उत्पीड़न कर रही है, यह आर्टिकल 14, 15 और 19(1)(g का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके अलावा साथ ही न्यायालय ने रिलेवेंट कुछ अन्य प्रावधानों का भी संकेत दिया, विशेष रूप से आर्टिकल 42 का जो कार्य और मातृत्व राहत की न्याय संगत और मानवीय स्थितियों के लिए प्रावधान करती है, और साथ ही 51A का भी हवाला दिया जो नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के बारे में प्रावधान करती है। कोर्ट ने आवश्यक घरेलू कानून के अभाव में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के नियमों पर विचार किया। कोर्ट ने साथ ही कुछ गाइडलाइंस भी जारी किए जिन्हें विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जाना जाता है। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं कि किसी भी महिला को कार्यस्थल पर गलत तरीके से छूना या छूने की कोशिश करना, गलत तरीके से देखना, घूरना या यौन संबंध बनाने के लिए कहना, अश्लील टिप्पणी करना, इशारे करना, अश्लील चुटकुले सुनाना, भेजना या अश्लील साहित्य पोर्नोग्राफिकल कंटेंट भेजना, ये सब यौन उत्पीड़न के दायरे में आएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि हर उस एक संस्थान को जहां 10 से ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं, उन्हें एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाना होगा। इस कमेटी की अध्यक्षा एक महिला होगी। कमेटी के आधे से ज़्यादा सदस्य भी महिलाएं होंगी। इसके अलावा यौन शोषण के मुद्दे पर काम कर रहे एनजीओ की एक महिला प्रतिनिधि भी ऐसी कमेटी में शामिल करना आवश्यक होगा। संस्थान में काम करने वाली कोई भी महिला अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न की शिकायत ऐसी कमेटी में दर्ज करा सकेगी। कमेटी को जांच करना होगा और 90 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपना होगा। कमेटी अपनी जांच में अगर किसी को आरोपी बनाती है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत कार्यवाही किया जाना होगा। सभी संस्थाओं की इंटरनल कमेटी को हर साल एक बार अपने पास आई शिकायतों का लेखा जोखा और कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट सरकार के पास भेजना होगा। अगर महिला कमेटी के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह पुलिस में कंप्लेंट कर सकती है। इसके अलावा आईपीसी के सेक्शन 354A के तहत मुकदमा दर्ज करवाया जा सकेगा।
ऐसे मामलों के साबित होने पर आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई जा सकती है। पहली बार ऐसा करने पर आरोपी को 1 से 3 साल तक की सजा होती है और जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन अगर दोबारा फिर ऐसा वो करता है तो 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माने का भी प्रावधान है। विशाखा गाइडलाइन 1997 में आया, लेकिन 2013 में अब कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न एक कानून का रूप ले चुका है। इंटरनल कमेटी बनाई जानी जरूरी है, लेकिन कई महिलाओं को इस कानून के बारे में जानकारी नहीं होती है और वो जीवन में परेशानियां झेल रही होती हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का मामला क्या था आपको ये पता चला होगा और साथ में आपको ये भी जानकारी मिली होगी कि कार्यस्थल पर कौन कौन सी बातें यौन उत्पीड़न के दायरे में आती हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। शेयर, लाइक, कमेंट करते रहिए और जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। जानते समझते रहिए देश दुनिया के कठिन कानून को आसान शब्दों में। नमस्कार, जय हिंद।